हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मराठी सुलभ भारती इस पाठ्य पुस्तक का 17वां पाठ पानपोई, जो कि एक कविता है। ओके, तो चलो देखते हैं कविता पानपोई। सर्वप्रथम कविता पढ़ते हैं पानपोई। उन्हात घामे जुनी अंगाची होती या लाही लाही, सूर्यकिरणांची लागती उष्ण गरम झळाई, आठवते दग्ध उन्हातली थंडगार सराई, वटवृक्षाच्या सावलीत थाटलेली पाणपोई. रखरखत्या उन्हात सुटतो अवखळ वारा, धुळीसंगे पाला पाचोळा जाई या उंच अंबरा, थकलेल्या वाटसरूला ग्लानी येती गरागरा, पिऊनी पाण्याचा घोट तेव्हा महत्व कळे खरा. या दिवसात चोहीकडे पडते कडक ऊन, सारखी सारखी लागते साऱ्यांना मोठी तहान, पिण्यास ठेवतात पाण्याने भरलेले रांजण, रंक असो वा राव हे पाणी पितात सारेजण. झाकलेला लाल कपडा गार पाणी रांजणात, भरपोट पाणी पिऊनी तृप्त वाटते मनात, धन्य असो ज्याने थाटिली ही पानपोई उन्हात, पिऊन या पाणी दुआ देती सारे त्या सज्जनास. कवि है अय्यूब पठान लोहगांवकर. तो ये कविता अभी हमने यहाँ पढ़ ली है। अब हमने इसका देखते हैं भावार्थ। तो प्यारे बच्चों, कविता का शीर्षक है पानपोई। पानपोई यानी क्या? तो रास्ते से आने जाने वाले लोगों को जब प्यास लगती है तो उनके पानी पीने के लिए जो सुविधा की जाती है उसको कहते हैं पानपोई। पुराने ज़माने में आज के जैसा जगह जगह पर पानी की बोतल नहीं मिलती थी। आज तो ठंडा ठंडा पानी, नॉर्मल पानी खरीद कर रास्ते में मिल जाता है खरीदने से, लेकिन खरीद कर मिलता है। पुराने काल में पानी फ्री में मिल जाता था, और वो भी कहाँ पे? पानपोई पे। खूब प्यास लगने पर वो बहुत अच्छा लगता था। ठंडा ठंडा घड़े का पानी पानपोई में मिलता था। लोगों की प्यास दूर करने के लिए एक पुण्य का काम इस पानपोई द्वारा कुछ पुण्यवान लोग करते हैं। इसका ही प्रत्येकारी वर्णन पानपोई इस कविता में किया हुआ है। तो चलो देखते हैं कविता का अर्थ। उन्हात घामे जुनी अंगाची होती या लाही लाही, सूर्यकिरणांची लागती उष्ण गरम झळाई, आठवते दग्ध उन्हातली थंडगार सराई, वटवृक्षाच्या सावलीत थाटलेली पानपोई. इन 4 लाइनों का अर्थ हम देखते हैं। बच्चों, इस कविता के जो शब्दार्थ है, कठिन शब्दों के अर्थ, टीपा और वाक् प्रचार और उनके अर्थ जो है मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी, और बीच बीच में जो भी कठिन शब्द आएंगे उसका अर्थ बताती जाऊंगी। ओके। उन्हात घामे जुनी अंगाची होती या लाही लाही। कवि अय्यूब पठान लोहगांवकर कहते हैं कि कड़ी धूप में जब जब बदन जलने लगता है, सूरज के तीव्र किरणों से जब गर्म लू लगती है, तब मुझे बरगद के पेड़ की छाया में सजी हुई पानपोई याद आती है। वटवृक्ष, वटवृक्ष यानी बरगद का पेड़, और सावली यानी छाया, और थाटलेली यानी सजी हुई। तो कवि कहते हैं कि कड़ी धूप में जब बदन जलने लगता है, सूरज के तीव्र किरणों से जब गर्म लू लगती है, तब बरगद के पेड़ के छाया में जो सजी हुई पानपोई है वो मुझे याद आती है। तो इन 4 लाइनों का बच्चों ये अर्थ है। अगली 4 लाइनें देखते हैं। रखरखत्या उन्हात सुटतो अवखळ वारा, धुळी संगे पाला पाचोळा जाई या उंच अंबरा, थकलेल्या वाटसरूला ग्लानी येती गरागरा, पिऊनी पाण्याचा घोट तेव्हा महत्व कळे खरा. रखरखत्या उन्हात यानी कड़ी धूप, अवखळ यानी चंचल, वारा यानी हवा, धूल यानी धूल, और संगे यानी धूल के साथ, और पाला पाचोड़ा यानी कचरा, जो पेड़ की सूखी पत्ती होती है उसको बोलते हैं पाला पाचोड़ा।
जाई यानी जाना और उंच अंबरा यानी ऊंचे आसमान में। थकलेल्या यानी थका हारा जो होता है चलते चलते उसको बोलते थकलेल्या। और वाटसरू यानी ट्रेवलर। ग्लानी यानी चक्कर आना। और घोट यानी पानी का घूंट। तो देखते हैं इसका अर्थ। रखरखत्या उन्हात सुटतो अवखळ वारा, धुळी संगे पाला पाचोळा जाई या उंच अंबरा। थकलेल्या वाटसरूला ग्लानी येती गरागरा, पिऊनी पाण्याचा घोट तेव्हा महत्व कळे खरा। इस कड़क धूप में जो चंचल हवाएं चलती हैं तो धूल के साथ पेड़ की सूखी पत्तियां ऊंचे ऊंचे आसमान तक जाती हैं। और जो थका हारा प्रवासी यानी ट्रैवलर सफ़र करने वाला, रास्ते से चलने वाला इस कड़ी धूप में चलता है तो उसे चक्कर आ जाते हैं। ऐसे समय में पानी का एक घुट ऐसे व्यक्ति को पीने को जब मिलता है तब पानी का सच्चा महत्व उसको समझ में आता है। तो ये 4 लाइनों का ये अर्थ है। अगली 4 लाइनें देखते हैं। या दिवसात चोहीकडे पडते कडक ऊन, सारखी सारखी लागते साऱ्यांना मोठी तहान, पिण्यास ठेवतात पाण्याने भरलेले रांजण, रंक असोवा राव हे पाणी पितात सारे जण। चोहीकडे यानी चारों तरफ, या दिवसात यानी इन दिनों में, और कड़क ऊन यानी कड़क धूप धूप, और तहान यानी प्यास, रांजन यानी बड़ा घड़ा, रंक यानी अमीर आदमी या राजा, राव यानी गरीब, और सारे जन सभी जन। तो देखते हैं इसका अर्थ। या दिवसात चोहीकडे पडते कडक ऊन, सारखी सारखी लागते साऱ्यांना मोठी तहान, पिण्यास ठेवतात पाण्याने भरलेले रांजण, रंक असोवा राव हे पानी पितात सारे जन। इसका अर्थ ये है बच्चों कि धूप के इन दिनों में चारों तरफ कड़ी धूप होती है और ऐसे में सभी को एक जैसी बार बार प्यास लगती है। पानपोई वाले ऐसे लोगों को पीने के लिए बड़े बड़े घड़े भर के पेड़ के नीचे छाया में रखते हैं। और किसी को भी प्यास लगती है, चाहे वो गरीब रहे या अमीर रहे, राजा रहे या रंक रहे, सभी यह पानी पानपोई का यह पानी पीते हैं और अपनी प्यास भगाते हैं। तो ये इन लाइनों का ये अर्थ है बच्चों। अगली लाइनें देखते हैं। झाकलेला लाल कपडा गार पाणी रांजणात, भरपेट पाणी पिऊनी तृप्त वाटते मनात, धन्य असो ज्याने थाटिली ही पाणपोई उन्हात, पिऊनी या पाणी दुआ देती सारे त्या सज्जनास। झाकलेला यानी ढका हुआ, और गार यानी ठंडा, रांजन यानी बड़ा घड़ा, मैंने पहले ही बताया था। भरपेट यानी पेट भर के, और थाटली यानी सजाई, और उन्हात यानी धूप में, दुआ यानी आशीर्वाद। तो ये है इस 4 लाइनों के कठिन शब्दों के अर्थ। देखते हैं इसका भावार्थ। बड़े बड़े घड़ों में ठंडा ठंडा पानी भरा रहता है और ऊपर से वह घड़ा लाल लाल कपड़े से ढका रहता है। कड़क धूप में पेट भर पानी पीकर आत्मा तृप्त हो जाती है, मन को संतुष्टि मिलती है। जिस सज्जन यानी पुण्यवान व्यक्ति ने यह पानपोई कड़ी धूप में लगाई है वह पुण्यवान व्यक्ति धन्य है। कवि कहते हैं कि वह पुण्यवान व्यक्ति धन्य है। और पानी पीने वाले जो भी प्यास लगती है जिनको भी, सभी उसको क्या कहते हैं, धन्य धन्य है। सारे पांथस्थ यह ठंडा ठंडा पानी पीकर उस व्यक्ति को दुआएं देते हैं, उसे आशीर्वाद देते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से इस कविता का ये अर्थ है पानपोई का। बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छी कविता है ये। और अब हम देखते हैं इस कविता के शब्दार्थ। शब्दार्थ: घामेजून यानी पसीना आना, उष्ण यानी गरम, झड़ाई यानी लू, दग्धऊन यानी कड़क धूप, वटवृक्ष यानी बरगद का पेड़, ठाटलेली यानी सजी हुई, रखरखते ऊन यानी कड़क धूप, अवखड़ यानी चंचल, इसको शरारती भी हम बोल सकते हैं, धूड़ी संगे यानी धूल के साथ,
जाई यानी जाता है, अंबरा यानी आकाश में, वाटसरू यानी सफ़र करने वाला, ट्रैवलर, रांझन यानी बड़ा, रंक यानी कंगाल या गरीब, राव यानी राजा या अमीर आदमी। टीपा। पानपोई, रास्ते से आने जाने वाले लोगों को पानी पीने की सुविधा। सराई यानी फसल का सीजन। वाक्प्रचार और उनके अर्थ। अंगाची लाही लाही होणे यानी बदन जलना, ग्लानी येणे यानी चक्कर आना, तृप्त होणे यानी संतुष्ट होना, धन्य होणे यानी कृतार्थ होना, दुआ देने यानी आशीर्वाद देना। अब हम देखते हैं इस कविता का स्वाध्याय। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, प्यारे बच्चों 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा। 1 या 2 वाक्य में उत्तरे लिखो। अंगाची लाही लाही कशामुळे होते? देखते हैं उत्तर। उत्तर है कडक रखरखीत उन्हामुळे अंगाची लाही लाही होते। प्रश्न का अर्थ है कि बदन क्यों जलने लगता है, हिंदी में अर्थ, और हिंदी में उत्तर का अर्थ है कि कड़ी धूप के कारण बदन जलने लगता है। आ, अवखळ वारा सुटल्यावर काय होते, हिंदी में अर्थ, चंचल हवाएं चलती है तो क्या होता है। देखते हैं उत्तर। उत्तर अवखळ वारा सुटल्यावर धुळीसोबत पालापाचोळा उंच आकाशात उडतो। यानी कि हिंदी में अर्थ, चंचल हवा जब चलती है तो धूल के साथ साथ पेड़ की जो सूखी पत्ती है, जो कचड़ा है, वो भी ऊंचे आकाश में उड़ता है। ई, थकलेल्या वाटसरूला ग्लानी का येते, हिंदी में अर्थ, थके हारे ट्रैवलर को चक्कर क्यों आती है। देखते हैं उत्तर। उत्तर कडक ऊन लागल्यामुळे व प्रचंड तहान लागल्यामुळे थकलेल्या वाटसरूला ग्लानी येते। हिंदी में अर्थ, कड़ी धूप के कारण और खूब प्यास लगने के कारण थके हारे ट्रैवलर को, सफ़र करने वालों को चक्कर आती है। अगला प्रश्न ई, पानपोईवर पाणी पिण्यास कौन कौन येतात, यानी हिंदी में अर्थ, पानपोई पर पानी पीने के लिए कौन कौन आते हैं। देखते हैं उत्तर। उत्तर है पानपोईवर पाणी पिण्यास वाटसरू येतात, रंकही येतात आणि रावही येतात। हिंदी में अर्थ, पानपोई पर पानी पीने के लिए ट्रैवलर्स आते हैं, रास्ते से चलने वाले लोग आते हैं, रंक भी आते हैं, राव भी आते हैं, यानी अमीर और गरीब दोनों आते हैं। अगला क्वेश्चन ऊ, ज्यांनी पानपोई थाटली त्याला आशीर्वाद का देतात। हिंदी में अर्थ, जिन्होंने पानपोई लगाई है उसको आशीर्वाद क्यों देते हैं। देखते हैं उत्तर। उत्तर है थकल्या भागल्या वाटसरूंची तहान भागवण्याचे सत्कार्य केल्यामुळे ज्यांनी पानपोई थाटली त्याला आशीर्वाद देतात। इसका हिंदी में अर्थ, थके हारे ट्रैवलर्स की प्यास भगाने का सत्कार्य करने के कारण जिन्होंने ये पानपोई लगाई है, सजाई है, उनको आशीर्वाद देते हैं। तो ये हो गया बच्चों हमारा पहला प्रश्न। इस पहले प्रश्न में 5 क्वेश्चन हैं और 1-2 वाक्य में इसके उत्तर लिखने हैं, तो हमने इसके उत्तर देखे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दूसरा, उष्ण गरम, थंडगार, पालापाचोळा या शब्दातील दोन्ही शब्द एकाच अर्थाचे आहेत, असे शब्द शोधा व लिहा। हिंदी में अर्थ कि उष्ण गरम, ठंडगार, पालापाचोळा, ये 3 शब्द इस प्रश्न में आए हैं। तो ये तीनों शब्दों में जो उष्ण और गरम 2 शब्द हैं, उष्ण का अर्थ भी उष्ण है और गरम का अर्थ भी उष्ण है, तो एक ही अर्थ के ये 2-2 शब्द आए। ठंडगार, ठंड यानी भी ठंडा होता है, गार यानी भी ठंडा होता है। पालापाचोळा, पाला यानी भी सूखी पत्तियाँ होती है, पाचोड़ा यानी भी सूखी पत्तियाँ होती है। तो ये 2-2 एक ही अर्थ के शब्द मिलाकर ये शब्द बने हैं। तो ऐसे शब्द हमें और ढूंढ के लिखने हैं।
देखते हैं उत्तर। उत्तर केर कचरा, पाऊस पाणी, तांबडा लाल, जवळपास, झाड़े झुड़पे, काम धंधा। इसका अर्थ भी थोड़ा समझ लिया करो। केर यानी भी कचरा होता है और कचड़ा यानी भी कचड़ा होता है, यानी दोनों एक ही अर्थ के शब्द हैं और दोनों मिला के एक शब्द बना है केर कचरा। पाऊस यानी भी बारिश होती है, पानी यानी भी बारिश होती है, और दोनों एक ही अर्थ के शब्द मिलके पाऊस पानी ये भी एक शब्द बन गया है। तांबड़ा यानी भी लाल होता है, लाल यानी भी तांबड़ा होता है। जवड़ यानी पास होता है और पास यानी भी पास होता है। झाड़ यानी पेड़ होता है, झुड़ुप यानी भी पेड़ होता है। झाड़े झुड़पे दोनों एक ही अर्थ के शब्द है, दोनों मिलके एक शब्द और बना है। काम धंधा, काम यानी भी काम होता है, धंधा यानी भी काम होता है। तो इस प्रकार के हमने और ढूंढ के शब्द यहाँ उत्तर में लिखे हैं। प्रश्न तीसरा है, घामेजने, लाही लाही होणे, उष्ण गरम, झळाई, रखरखते ऊन, तहान लागणे या शब्द समूहांचा वापर करून 5-6 वाक्य लिहा। प्रश्न का अर्थ ये है हिंदी में कि घामेजने, लाही लाही होने, उष्ण गरम, झड़ाई, रखरखते ऊन, तहान लागने, ये जो शब्द समूह हैं इनका यूज करके हमें 5-6 वाक्य लिखने हैं। तो देखते हैं हम उत्तर। उत्तर है, कडक उन्हामुळे अंग घामेजले होते, यानी कड़ी धूप से पसीना आया था। घामेजने ये शब्द आ गया इसमें, एक वाक्य हो गया। अंगाची लाही लाही होत होती, लाही लाही होने ये शब्द आया है इसमें, यानी बदन जल रहा था। उष्ण गरम झड़ाई वाहत होत्या, उष्ण गरम झड़ाई यहाँ है, यह आया हमारे वाक्य में, यानी इसका अर्थ होता है कि लू चल रही थी, गरम गरम लू चल रही थी। अब तहान लागने देखते हैं। रखरखीत उन्हामुळे मला प्रचंड तहान लगली, यानी कड़ी धूप के कारण मुझे प्रचंड प्यास लगी। तहान यानी प्यास, तो तहान लगने ये शब्द भी आ गया। तो ये सारे शब्द समूह हमारे उत्तर में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, रखरख, गरगर यासारखे अक्षरांची पुनरावृत्ती होणारे शब्द शोधा व लिहा। यानी रखरख, गरगर ये जो शब्द है, रख रख 2 बार आया है, गर गर 2 बार आया है, तो इसको क्या बोलते हैं? अक्षरों की पुनरावृत्ति, पुनः पुनः यानी बार बार आना। तो ऐसे शब्द हमें ढूंढने हैं और लिखने हैं। देखते हैं उत्तर। उत्तर है थर थर, थर थर अक्षरों की पुनरावृत्ति हुई है। टक टक, धड़ धड़, भर भर, ठक ठक, वक वक, धक धक, झर झर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, पाणपोई हा पाण्याशी संबंधित शब्द आहे, तसेच खालील शब्द वाचा व समझून घ्या। इसका हिंदी में अर्थ है कि पाणपोई ये पानी के संबंध में शब्द आया हुआ है, उसी प्रकार से खालील यानी नीचे दिए हुए शब्द पढ़ो और समझ लो। पानबुड्या, देखते हैं हम उत्तर इसका। पानबुड्या, पानलोट, पानोठा, पानथड़, पान कोमड़ा, पान घोड़ा और पान वनस्पति, इन शब्दों को हमें पढ़ना है और इनका अर्थ समझना है। देखते उत्तर। उत्तर है पानबुड्या। पानबुड्या किसको कहते हैं? पाण्यात खोलवर पाहणी करायला जाणारा, पानी में नीचे तल में जाके जो पानी को देखता है कितना गहरा है क्या है, उसको बोलते हैं पानबुडी। पाणलोट यानी पाण्याचा लोंढा, पाणलोट यानी पानी का जो प्रवाह चलता है उसको बोलते हैं पाण्याचा लोंढा। पाणोठा, पानी भरण्याचे ठिकाण, पाणोठा किसको बोलते हैं? जहाँ पानी भरते हैं उस स्थान को बोलते हैं पाणोठा। पाणथळ यानी पानी साठलेली जमीन, पाणथळ किसको बोलते हैं? जहाँ पानी भरा हुआ रहता है उसको बोलते हैं पाणथळ। पान कोमड़ा, पाण्यातला एक पक्षी, पान कोमड़ा किसको कहते हैं? पानी में रहने वाला एक पक्षी होता है उसको बोलते हैं पान कोमड़ा। पान घोड़ा, पाण्यातील एक प्राणी, पान घोड़ा किसको बोलते हैं? पानी में रहने वाला एक प्राणी है उसको बोलते हैं पान घोड़ा। पान वनस्पति, पान वनस्पति किसको बोलते हैं? पाण्यात उगवलेली एक वनस्पति, यानी पानी में जो उगती है
एक प्रकार की वनस्पति, उसको बोलते हैं पान वनस्पति। तो पान बुढ़िया, पान लोट, पानवठा, पानथड़, पान कोमड़ा, पान घोड़ा, पान वनस्पति, इसका अर्थ हमने समझ लिया है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आहे प्रश्न नंबर 6. ऊन या शब्दाला विशेषणे लावलेली आहेत, ती वाचा व समजून घ्या. हमें लिखना कुछ नहीं है. ये ऊन जो शब्द है, ये ऊन शब्द को विशेषण लगाए हुए हैं, तो ये विशेषण हमें पढ़ने हैं और समझ लेना है. जैसे कि सोनेरी ऊन, सोनेरी ये विशेषण है. सोनेरी यानी गोल्डन गोल्डन प्रकार का जो धूप होता है उसको बोलते सोनेरी ऊन. लखलखीत ऊन यानी तेज धूप जो रहती है चमकने वाली, उसको लखलखीत बोलते हैं. तो लखलखीत ये विशेषण है. रखरखते ऊन यानी कड़क ऊन, जो कड़क धूप जो होती है, ऊन यानी धूप, तो उसको बोलते हैं रखरखते ऊन. तो रखरखते विशेषण है. कोवड़े विशेषण है. कोवड़े ऊन यानी कोमल धूप. कड़क विशेषण है. कड़क ऊन यानी कड़ी धूप. तप्त ऊन यानी बहुत उष्ण धूप जो होती है उसको बोलते तप्त ऊन. तप्त एक विशेषण है. रणरणते ऊन, इसका भी अर्थ वही होता है, कड़क धूप. तो ये विशेषण हमने देख लिए, समझ भी लिए हैं. अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7. प्रश्न नंबर 7 है, खालील विरुद्धार्थी शब्द लिहा. नीचे ये शब्द दिए हैं, गार, तृप्त, रंक, दुआ, ऊन और सज्जन. इसके विलोम शब्द हमें लिखने हैं, विरुद्धार्थी शब्द. तो यहाँ मैंने लिख के रखे हैं, आपको पढ़ के दिखाते हैं. गार विरुद्ध गरम, रंक विरुद्ध राव, ऊन विरुद्ध सावली, तृप्त विरुद्ध अतृप्त, दुवा विरुद्ध शाप, सज्जन विरुद्ध दुर्जन. तो ये विलोम शब्द हो गए हमारे. अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8. तुम्हाला खूप तहान लागली असताना अचानक पाणपोई दिसली तर तुमच्या मनात कोणते विचार येतील ते लिहा. कि आपको बहुत प्यास लगी है और चलते चलते और अचानक आपको एक पानपोई दिखी, तो तुम्हारे मन में कौन से विचार आएंगे, वो आपको अपने मन से लिखने हैं. तो मैंने इसका उत्तर लिख के रखा है, मैं पढ़ के दिखाती हूँ आपको. प्रश्न नंबर 8 का ये उत्तर. उन्हात फिरल्यामुळे खूपच तहान लागली होती. चालता चालता मला अचानक दुरूनच एक पाणपोई दिसली. अंगात त्राण नसतानाही मला एकदम बळ आले. माझ्या मनात विचार आला, मी वेगाने पाणपोईजवळ जाणार आणि घटाघट थंडगार पाणी पिणार. पाणपोई पाहून मला खूपच आनंद झाला. ज्याने ही पाणपोई लावली त्याला मी खूप खूप दुआ देई. इसका हिंदी में अर्थ कि धूप में घूमते घूमते मुझे बहुत प्यास लग गई. प्यास लगी थी और चलते चलते दूर से मुझे अचानक एक पानपोई दिखी. मेरे शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं थी, त्राण नहीं था, फिर भी मुझे एकदम से बल आ गया और मेरे मन में विचार आया कि मैं बहुत तेज दौड़ के पानपोई के पास जाऊंगा और घटाघट यानी ठंडगार पानी पटापट में पी लूँगा. और पानपोई देखते ही मुझे बहुत खुशी हुई. जिसने भी ये पानपोई लगाई उसको मैं खूब खूब दुआ दूंगा, आशीर्वाद दूंगा. ये इसका उत्तर है. अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 9. प्रश्न 9 है, चालून चालून थकलेल्या वाटसरूला थंडगार पाणी मिळाल्यावर त्याला काय वाटत असेल, कल्पना करा व लिहा. इसका हिंदी में अर्थ है बच्चों कि चलते चलते थके हारे ट्रैवलर को ठंडा ठंडा पानी पीने को मिल गया तो उसको कैसे लगेगा, अपने मन में कल्पना करना है और लिखना है. सेम आंसर है. 8वें प्रश्न का उत्तर जैसे लिखा है उसी प्रकार से 9वें का भी उत्तर आप लिख सकते हैं. फिर भी हम उत्तर देखते हैं. अब मैंने अभी जो प्रश्न पढ़ा है 8वां उसका, और अभी 9वां प्रश्न जो पढ़ा है उसका भी उत्तर यही है. चालून चालून थकलेल्या वाटसरूला थंडगार पाणी मिळाल्यावर त्याला काय वाटेल, कल्पना करा व लिहा. दोनों का एक जैसा उत्तर है, फिर भी मैंने अलग अलग लिखा है. 8वें का मैंने उत्तर अभी ये यहाँ पे लिख के दिखाया है आपको, और अभी ये 9वें प्रश्न का उत्तर है. तहानेने जीव कासावीस झालेला असताना अचानक पाणपोई दिसली तर खूप आनंद होईल. कधी एकदा पाणी पिऊन शांत होईल असे वाटेल. ज्याने कोणी ही पाणपोई ठेवली त्याला धन्यवाद देईन. तो चालून चालून थकलेल्या वाटसरूला थंडगार पाणी मिळाल्यावर त्याला काय वाटत असेल, ये कल्पना हमने यहाँ पे लिखी है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10.
तुमच्या गावातील एखाद्या पाणपोईवर जा. पाणपोई कोणी काढली, ती काढण्यामागचा उद्देश, त्याची निगा कशी राखतात, पाणी कसे भरले जाते याची माहिती घ्या. ही एक मोठी समाजसेवा कशी आहे याबद्दल 7-8 ओळी लिहा. इसका हिंदी में अर्थ है बच्चों कि तुम्हारे गांव में कोई एक पानपोई होगी, तो आप उस पानपोई पर जाइए और पानपोई किसने बनाई है और उसका पानपोई लगाने का उद्देश्य क्या है और उसकी वो कैसे निगाह यानी केयर करता है, पानी कैसे भरता है, इसकी माहिती यानी जानकारी आपको लेना है. और ये एक बहुत बड़ी समाज सेवा है, पुण्य का काम है. इसके बाबत आपको 7-8 लाइनें लिखनी है. लेकिन बच्चों अभी कोरोना है, कोविड-19 के कारण हम कहीं जा नहीं सकते हैं. आप लोग भी मत जाना. इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आपको पानपोई पे जाना नहीं है और अपने मन से कल्पना करके इसका उत्तर लिख सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की. जब कोरोना ख़त्म हो जाएगा तो हम पानपोई पे जाएंगे और वहाँ उसकी मुलाकात लेंगे जिसने पानपोई लगाई और इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे. अभी कोरोना में कहीं नहीं जाना है. ओके. तो बच्चों इस प्रकार से पानपोई एक कविता हमने देख ली है. कविता के कठिन शब्द हमने देखे हैं, टिपा उसके देखे हैं और वाक्प्रचार उनके अर्थ देखे हैं और कविता का भावार्थ देखा है और उसके प्रश्न और उत्तर भी देखे हैं. पूरी कविता और उसका स्वाध्याय हमने देखा है. आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू.